में स्वागत है। हम सभी आज यहाँ इस ऑनलाइन वेबिनार में एकत्रित हुए हैं। राष्ट्रीय जागरूकता अभियान के अंतर्गत महिला उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए हमने ये वेबिनार का आयोजन किया है। इस वेबिनार का प्रमुख उद्देश्य देश की महिलाओं को उद्यमिता और रोजगार के क्षेत्र में पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए जागरूक करना है। कोर पिलर्स फाउंडेशन व्यक्ति और संस्थानों के उत्थान के लिए कई विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। आज के हमारे प्रमुख वक्ता हैं श्री प्रदीप पाटनी जी, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं KVIB में, कॉटेज इंडस्ट्रीज हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट, गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश। एक एक्सपर्ट हैं 5000 रूरल इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश में, उनको बढ़ावा देने के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं कोर पिलर्स फाउंडेशन की ओर से डॉक्टर ओम प्रकाश दवे, मिस तनुजा वशिष्ठ, और आज के इस कार्यक्रम में आप सभी के हम सारे प्रश्नों का जवाब देने का प्रयत्न करेंगे। यदि आपके पास कोई अपना प्रश्न है तो आप नीचे दिए गए चैट बॉक्स वाले आइकन को क्लिक करें और अपना प्रश्न आप वहां टाइप कर सकते हैं, या फिर अपना हाथ उठाने के आइकन को भी आप क्लिक कर सकते हैं। यदि किसी का प्रश्न रह जाता है तो हम उसका उत्तर आपको ईमेल या फिर हमारी टीम आपको संपर्क करके दे देगी। तो हम शुरू करते हैं आज का ये वेबिनार। डॉक्टर ओम प्रकाश दवे जी। दवे जी, आपका म्यूट पर है, आप अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। थैंक यू सना, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वेबिनार में उपस्थित सभी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की सभी आदरणीय महिलाओं को मैं नमस्कार करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको सभी विदित है, हमारी आज की चर्चा का विषय उद्यमिता, जागरूकता एवं रोजगार का है, जिसके विषय में मैं संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा। तत्पश्चात आपसे यदि कोई प्रश्न होगा तो उसका भी जवाब देने का प्रयास करूंगा। सभी को पता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें अत्यंत महत्वपूर्ण हैं, किंतु उसमें सबसे महत्वपूर्ण है धन, रुपये और पैसे। ये एक अत्यंत आवश्यक चीज है जो हमारे जीवन के बहुत सारे पहलुओं को बहुत सारी ढंग से प्रभावित करती है। हमारी जिंदगी के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था धन से ही होती है। बच्चों की शिक्षा, दवाइयों के खर्चे, शादी, विवाह, त्योहार के आयोजन सभी धन के बिना नहीं हो सकते। इसलिए हमारी जिंदगी में धन कमाना अत्यंत जरूरी है। आप सभी भी इस तथ्य को आए दिन महसूस करते होंगे। इस कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की नौकरियां जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, काम नहीं मिल रहा है, घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, धन की कमी बहुत परेशान कर रही है। ऐसी स्थिति में हम सभी को इस बात का निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हमारी आमदनी अधिक से अधिक बढ़े और हम इस लायक बने कि हमारे परिवार की सभी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी कर सकें। आप सभी यह भी जानते हैं कि परिवार को चलाने के लिए आज की स्थिति में पुरुष की कमाई ही पर्याप्त नहीं है। घर की महिलाओं को भी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए आगे आने की जरूरत है। अब वह समय नहीं है कि घर की महिलाएं केवल घर के कामकाज तक सीमित रहे, बल्कि आज की आवश्यकता यह है कि महिलाएं भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर अपनी आय बढ़ाने के लिए कोशिश करें, प्रयास करें। आज का जागरूकता का वेबिनार इसी दिशा में हमारा पहला कदम है। आज हम आपको इसके माध्यम से इस बात का मार्गदर्शन देने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार महिलाएं स्वरोजगार के क्षेत्र में छोटे मोटे उद्योग धंधे स्थापित कर एक बहुत ऊंचाइयों तक पहुंच सकती है। शहरी क्षेत्र हो अथवा ग्रामीण क्षेत्र, महिलाएं योग्य है, समझदार है
और किसी भी प्रकार से पुरुषों की तुलना में कम नहीं है। तो फिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? सरकार की योजनाएं तैयार है, बैंकों से ऋण उपलब्ध हो सकता है, उद्योग धंधा खोलने के लिए सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है, तो फिर महिलाओं को आगे आने में संकोच क्यों? जहां तक अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि यदि हम उद्योग धंधे स्थापित करती है तो हमें क्या फायदा होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के क्या फायदे हैं? मैं आपको यदि संक्षिप्त में बताऊं तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको अपना घर छोड़कर कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, यानी माइग्रेशन नहीं होगा आपका। यदि आप गांव के रहने वाली है तो वहीं पर अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकती है, यदि शहर की है तो शहर में ही आप अपना कार्य कर सकती है। आपको अपने परिवार को, अपने बच्चों को, अपने माता पिता को छोड़कर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने परिवार के साथ रहकर ही उद्योग धंधा स्थापित कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको किसी प्रकार की फॉर्मल शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में यदि आप जाते हैं तो आपको डिग्री की आवश्यकता है, डिप्लोमा की आवश्यकता है, सर्टिफिकेट्स की आवश्यकता है। किंतु व्यापार, व्यवसाय और इंडस्ट्रियल सेक्टर ही एक ऐसा सेक्टर है जहां किसी प्रकार किसी भी तरह की डिग्री या डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती। यानी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति भी अपना उद्योग धंधा स्थापित कर सकता है। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हुए हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की और काफी बड़े बड़े उद्योग स्थापित किए हैं और उसमें सफलता भी हासिल की है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा यह है कि जब आप अपना स्वयं का उद्योग धंधा स्थापित करती है तो आप दूसरों महिलाओं के लिए भी, दूसरे गांव के लोगों के लिए, दूसरे शहर के लोगों के लिए, आपके आसपास के लोगों के लिए, युवाओं के लिए भी रोजगार के अवसर स्थापित करती है। यानी यदि आपने कोई इंडस्ट्रियल यूनिट डाली है या छोटा मोटा उद्योग धंधा स्थापित किया है, उसमें अक्सर एक दो लोगों की तो आवश्यकता पड़ती है। यानी यदि 100 महिलाएं कोई छोटा मोटा उद्योग धंधा स्थापित करती है तो मान के चलिए कि उसके साथ में 300-400 अतिरिक्त महिलाओं को रोजगार के अवसर पैदा होता है। तीसरी बात यह है कि आपको नौकर बनना है या मालिक बनना है, यह आपको डिसीजन लेना है। आप खुद सोचिए, बिजनेस की बात बहुत अलग होती है। जितना अधिक मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। आप खुद अपने उद्योग धंधों की मालकिन होंगी। और याद रखिए, नौकरी चाहे छोटी हो या बड़ी हो, अफसर की 10 बातें तो आपको सुनना ही पड़ेगा। यानी उद्योग धंधा स्थापित करते हैं तो आपके सामने मालिक बनने के बहुत ही स्वर्णिम अवसर है। जहां तक संपन्नता का सवाल है, उद्योग धंधों में मैं सोचता हूं कि संपन्नता के अधिक अच्छे अवसर होते हैं बजाय कि किसी नौकरी के, छोटी नौकरी या बड़ी नौकरी। जितने अच्छे ढंग से आप बिजनेस करते हैं उतनी ही आपकी आमदनी बढ़ती है। इसको मैं एक छोटा से उदाहरण के रूप में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक प्रैक्टिकल उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं जिसको मैंने स्वयं देखा है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के दौरान। कि एक ग्रामीण क्षेत्र में एक परिवार रहता था। गांव में उनकी एक छोटी सी आटा चक्की थी। आसपास के लोग उसमें अपना अनाज पिसवाने के लिए आया करते थे। आटा चक्की के मालिक की 2 बेटियां और 1 बेटा था। बेटा पढ़ने लिखने में तेज था। पिताजी ने उसको आगे बढ़ाया, शहर में भेजा, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करवाई। बच्चा आगे जाकर इंजीनियर बन गया और नौकरी के लिए अपना गांव छोड़कर चला गया। दूसरी बेटी भी बहुत पढ़ने लिखने में तेज थी। उसका MBBS में दाखिला हो गया। उसने डॉक्टरी की पढ़ाई की और कुछ समय बाद वो भी एक सरकारी हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर बना। अब तीसरी बेटी जो थी वो पढ़ने लिखने में थोड़ी सी कमजोर थी। सभी को उस बेटी की बहुत चिंता थी, इसका क्या होगा, इसका करियर कैसे बनेगा। जब पिताजी कुछ वृद्ध हुए तो बेटी ने बोला, पिताजी मैं भी आपकी आटा चक्की चलाने में मदद करती हूँ। आप जानते हैं गांव का माहौल है। पिताजी को थोड़ा ऐसा लगा कि गांव के लोग क्या बात करेंगे। तो बेटी ने कहा, नहीं, भाई चला गया है, बहन भी चली गई है, आप अकेले काम कर रहे हैं आटा चक्की में, मैं आपकी मदद करूंगी।
बेटी भी अब आटा चक्की चलाने में आ गई। धीरे धीरे आटा चक्की चलाने के दौरान उस बेटी ने महसूस किया कि लोग अनाज के डिब्बे लाते हैं, फिर हम पीस कर उनको दे देते हैं, क्यों ना हम बना बनाया आटा इन लोगों को सप्लाई करें। बेटी ने स्टार्ट किया। फिर उसे महसूस हुआ कि क्यों ना इसको पैकेजिंग में करें, 5 किलो 10 किलो 20 किलो के पैकेजिंग में इसको बनाकर बेचे। शुरू किया, चल निकला, काफी चल निकला, और इस प्रकार धीरे धीरे वो आटा चक्की एक फ्लोर मिल के रूप में स्थापित हो गई। 2-3 आटा चक्की उसके आसपास और लग गई, एक बड़ी फ्लोर मिल बन गई। कुछ समय बाद उसने सोचा कि आसपास मसालों का काफी खेती होती है, मिर्ची है, धनिया है, बहुत सारे इस तरह के जो मसाले हैं वो गांव के अंदर आसपास पैदा होते हैं। सीजनल वेरिएशंस भी है, सीजन में सस्ते मिल जाती है। उसने एक मसाला मैन्युफैक्चरिंग की भी एक मसाला ग्राइंडर्स वगैरह लगा दिए और मसाले की भी पैकेजिंग, मसाला को ग्राइंड करके पैकेजिंग करने का काम शुरू कर दिया। धीरे धीरे मसाले का काम भी अच्छा होता गया, आगे बढ़ता गया, और उस क्षेत्र में वो मसाला काफी प्रसिद्ध है। अब देखिए, बैंक के लोग भी उसकी मदद करने के लिए आ गए, सरकार ने सब्सिडी भी देना शुरू कर दी, और इस प्रकार उसका धंधा काफी बढ़िया चला। आसपास के क्षेत्र में उसकी रीढ़ प्रसिद्ध हो गई। धीरे धीरे वही बड़े उद्योगपति के रूप में स्थापित हो गई। ग्राम में इलेक्शन हुआ तो वो सरपंच के रूप में चुन ली गई, और फिर उसकी रफ्तार कहीं नहीं रुकी, वो निरंतर आगे बढ़ गई। अब आर्थिक रूप से देखा जाए तो उसके पढ़े लिखे दोनों इंजीनियर भाई और उसकी सिस्टर जो डॉक्टर बनी, उनकी आर्थिक स्थिति में, और जो जिसने अपना पिताजी की मदद की, उसकी आर्थिक स्थिति में जमीन आसमान का फर्क पड़ गया। वो निरंतर पोसपरस होती रही। गांव के ही संपन्न परिवार में उसकी शादी हुई, और आज वह एक शानदार जिंदगी जी रही है। जब भी डॉक्टर भाई इंजीनियर और उसकी सिस्टर जब गांव में आते हैं तो वह भी सोचते हैं काश हम भी गांव में रहकर इस प्रकार का कोई कार्य करें। तो यह सफलता की कहानी हम लोगों के लिए एक मोटिवेशन के रूप में काम करती है कि किस प्रकार छोटा सा धंधा यदि हम लोग स्टार्ट करते हैं, जरूरी नहीं कि जितने भी बड़े उद्योगपति हुए हैं सब लोगों ने बड़े उद्योग पहले से ही स्टार्ट कर लिए हो। जितने भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स की आप कहानियां सुनेंगी, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, उन्होंने सबने अपना काम बहुत छोटे से रूप में स्टार्ट किया और धीरे धीरे अपनी प्रतिभा के बल पर उसको आगे बढ़ाया। अक्सर महिला पूछती किस प्रकार का बिजनेस करें। बिजनेस वो करें जिसकी डिमांड हो और जो हम कर सके। गांव के अंदर बिजनेस की डिमांड होना चाहिए, हमें इस तरह का प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए जिसके गांव के अंदर मार्केटिंग की जा सके, आसपास के क्षेत्रों में मार्केटिंग की जा सकते हैं, सफलतापूर्वक बेच सके। सवाल यह नहीं कि आप क्या बनाए, क्योंकि बनाने में आपको बहुत कुछ बना सकती है, सवाल यह कि वो बिकना चाहिए। ओके। अक्सर यह भी प्रश्न आता है कि उद्योग सब लोग धंधा नहीं कर सकते हैं, बिजनेस सब लोग नहीं कर सकते हैं, यह तो परंपरागत होता है, यानी पिताजी का व्यवसाय है तो बेटा व्यवसाय करेगा, पिताजी नौकरी करते हैं तो बेटा भी नौकरी करेगा। इस प्रकार की चीजें अक्सर सामने आते हैं कि एंटरप्रेन्योर्स आर नॉट आर बोर्न, ऐसा कहते हैं लोग कि उद्योगपति या बिजनेसमैन तो जो है जन्म से ही पैदा होते हैं, दूसरे लोग बिजनेस नहीं कर सकते। तो आपने देखा हो कि हमारा जो वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य, उसके अंदर एक ही वर्ण को जो है बिजनेस करने की पात्रता मिली हुई थी, वही बिजनेस करते हैं, उन्हीं के परंपरागत बिजनेस चले आ रहे हैं। किंतु अब ऐसा नहीं माना जाता है। अब यह माना जाता है कि हर व्यक्ति के अंदर एंटरप्रेन्योर ट्रेड्स होते हैं, हर व्यक्ति के अंदर उद्यमिता के गुण होते हैं, और यदि वो कोशिश करें तो कोई भी व्यक्ति सफलतापूर्वक अपने उद्योग धंधे स्थापित कर सकता है। पर इसके बावजूद भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स में, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन में, एक सक्सेसफुल बिजनेस लेडी के अंदर कुछ क्वालिटीज तो होना चाहिए। जैसे महत्वाकांक्षी होना चाहिए, उसमें जबरदस्त आत्मविश्वास होना चाहिए, थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज होना चाहिए, बिजनेस सेक्टर का कुछ ज्ञान होना चाहिए, बाजार के अंदर जो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हैं उसको पहचानने की क्षमता होना चाहिए,
और सबसे ज्यादा परिश्रमी होना चाहिए। तुरंत निर्णय लेने की शक्ति होना चाहिए, थोड़ा सहनशील और धैर्यवान होना चाहिए, और एक चैलेंज एक्सेप्ट करने की ताकत होना चाहिए कि कोई भी चैलेंज करे मैं उसको स्वीकार करूं। जहां तक सरकार की योजनाओं का प्रश्न है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए सरकार कटिबद्ध है। हमारे देश की सरकार और राज्यों की सरकार अनेक योजनाएं लेकर आती है। वो चाहती है कि ग्रामीण महिलाएं, शहरी महिलाएं रोजगार और इंडस्ट्री के क्षेत्र में आए, अपना छोटा मोटा उद्योग धंधा स्थापित करें। इसके लिए भारत सरकार ने उद्यमिता विकास और कौशल विकास मंत्रालय खोल दिया है। एक मिनिस्ट्री ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्किल डेवलपमेंट का एक डिपार्टमेंट सरकार ने खोल दिया है, जहां से पूरे देश में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग की जाती है। ये अलग अलग तरह के स्किल सेक्टर्स है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में है, सूचना प्रौद्योगिकी में है, फूड प्रोसेसिंग में है, एग्रीकल्चर में है, ब्यूटी वेलनेस में है, डोमेस्टिक वर्कर्स की है, वस्त्र उद्योग में है, और भी बहुत सारी ट्रेनिंग है। बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसमें सरकार महिलाओं को ट्रेनिंग देने के लिए प्रावधान करती है। इस कार्यक्रम में मेरा ख्याल है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ की महिलाएं पार्टिसिपेट कर रही है। प्रायः कुल मिलाकर मोटे तौर पर देखे जाए तो सभी योजनाएं महिलाओं के लिए जो बनी हुई है वो मूल रूप से एक जैसी है, और जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि महिलाओं को छोटे मोटे कॉटेज, टाइनी, स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए प्रमोट करना, मोटिवेट करना। फिर कुछ स्कीम्स जो हैं वो काफी पॉपुलर हैं, जैसे शिल्पकार प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री की संवर्धन योजना, तो जिसमें स्किल डेवलपमेंट के लिए कोशिश की जाती है। फिर एक मुख्यमंत्री कौशल्या योजना काफी प्रसिद्ध हो रही है आजकल मध्य प्रदेश में। फिर शिक्षुता प्रशिक्षण की योजना है, ATS की स्कीम चल रही है। प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट स्कीम चल रही है पूरे देश के अंदर। इसी प्रकार अभी कोरोना के बचाव के लिए मध्य प्रदेश के अंदर ही मुख्यमंत्री जी ने मास्क बनाने के लिए महिलाओं के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग घोषित की, उसको जीवन शक्ति योजना दिया है, और इसमें महिलाओं को ये फ्रीडम देती है कि वो जितने मास्क बना सकती है सरकार उसको परचेस करेगी। यानी कोई भी महिला है जो टेलरिंग का काम जानती है और जो मास्क एक स्पेसिफिकेशन टाइप के मास्क बना सकती है और सरकार को सप्लाई कर सकती है, सरकार जितने भी वो बनाएंगे वो सब उसको सरकार परचेस करेगी। उसके लिए सभी स्कीम्स बहुत आसान है। हर देश में, हर प्रदेश के अंदर जिला उद्योग केंद्र है, वहाँ पर KVIB का ऑफिस है, KVIC का ऑफिस है, हैंडलूम का ऑफिस है। वहाँ पर स्पेशल अधिकारी बैठे हुए हैं जो महिलाओं को प्रत्येक प्रकार से गाइड करने के लिए सक्षम है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि अब वो समय नहीं रहा कि महिलाएं घर बैठी रहें। योजना तैयार है, बैंक अच्छे कर्जदार की तलाश में है, सरकार की सब्सिडी अवेलेबल है, तो फिर इस अवसर को चूकना नहीं चाहिए। कोरोना काल एक ऐसा समय है जिसमें यदि महिलाएं थोड़ा सा एंटरप्राइज यदि बताकर, थोड़ा सा उत्साह बताकर, थोड़ी सी चैलेंजेस स्वीकार करके यदि अपने परिवार की मदद करने के लिए आई, सफल हुई, तो परिवार, समाज और देश उनके कंट्रीब्यूशन को कभी नहीं भूल सकेगा। तो अभी मैं अपना यहीं पर विराम देता हूं, क्योंकि कुछ प्रश्न और आ रहे हैं और मेरे कुछ और भी एक्सपर्ट वक्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। जब भी कुछ सवाल आएगा मेरे पास में, कुछ सवाल आना शुरू हो गए, और इसके पहले मैं चाहता हूँ कि हमारे मित्र श्री प्रदीप पाटिल जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, और प्रदीप पाटिल जी के साथ में हम लोगों ने
मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त काम किया है, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग दी है। देखिए, ट्रेनिंग देना भी एक बड़ा सरल काम है दुनिया के अंदर, कि आप ट्रेनिंग दे दें और बाय बाय। हम लोगों का उद्देश्य ऐसा कभी नहीं रहा। ट्रेनिंग देने के बाद उस ट्रेनिंग का फायदा महिलाओं को अवश्य मिलना चाहिए, और उसके लिए निरंतर फॉलोअप और एस्कॉर्ट सर्विसेज महिलाओं को दी जाना चाहिए। बैंकों से फॉलोअप किया जाना चाहिए, सरकार की सब्सिडी के लिए फॉलोअप करना चाहिए, और हर इस बात की कोशिश की जाना चाहिए कि ट्रेनिंग के पश्चात महिलाएं अपना उद्योग धंधा अवश्य स्थापित करें। तो हमने और पाटनी जी ने मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त काम किया है, और हजारों महिलाओं को इस बात की ट्रेनिंग दी है। और आपको ये भी बता दें कि जितनी महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स रही हैं, यानी इन्होंने जिंदगी में पहले इनके परिवार में किसी ने भी इस तरह का कार्य नहीं किया है। ये हमने जितनी भी महिलाओं को ट्रेन करके उनके प्रोजेक्ट सेटअप करवाए हैं, तो सभी ने अपनी जिंदगी में पहली बार ही इस तरह का बिजनेस किया है। पाटनी जी ने एज ए डायनामिक डिप्टी डायरेक्टर हैंडलूम और इंडस्ट्रीज के रूप में महिलाओं को जबरदस्त मदद करने की कोशिश की है। तो हमने आज पाटनी जी को हमारा इस वेबिनार में बुलाने का उद्देश्य भी ये है कि उनके सहयोग से मध्य प्रदेश में, और उनके बहुत सारे सहयोगी उत्तर प्रदेश में भी होंगे, राजस्थान में भी होंगे, उनके कलीग्स, उनके सबकी मदद से हम एक ऐसा मूवमेंट चलाएं, एक ऐसा आंदोलन चलाएं कि अधिक से अधिक महिलाएं, अभी हमारा उद्देश्य ये है कि कम से कम 5000 महिलाओं को हम एक मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में लाना चाहते हैं, बिजनेस सेक्टर में लाना चाहते हैं। तो अब मैं आदरणीय पाटिल जी से अनुरोध करूंगा कि कृपया उनके डिपार्टमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं जिससे महिलाएं लाभान्वित हो सकती हैं, वे कृपया बताने की कृपा करें। पाटिल जी, आपका। सभी को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का उद्देश्य आदरणीय डॉक्टर दवे साहब ने आपको सबको बताया है, उसी बात को आगे में बढ़ाकर सबसे पहले हमारी जितनी भी बहनें सुन रही है उनको मैं ये बोलना चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपनी आवश्यकताएं तय करें, आप अपनी जो कमियां हैं उसको तय करें, और उसको दूर कैसे करें वो हम बताएंगे। जैसे आज भी काफी महिलाओं को जागरूकता की कमी है, उनको जानकारियों की कमी है, उसके लिए उन्हें थोड़ा सा घर से बाहर निकल के एनजीओ भवन तक या हम तक आना पड़ेगा, क्योंकि कई महिलाओं को परिवार की दिक्कतें आ सकती है, परिवार के लोग बाहर नहीं निकलने देना चाहते हैं। इसी कारण से कई महिलाएं शादी के बाद भी अपने जो शिक्षा है, अपनी जो हुनर है, उसका दोहन हो रहा है और वो आगे बढ़ के काम नहीं कर पाती है। तो इन सब में आपको बड़ी हिम्मत रखना पड़ेगी, और एक बार हिम्मत करके अगर आप घर से निकले तो आप निश्चित रूप से सक्सेस होंगी। इस तरह की बहुत सी और आवश्यकताएं, आपकी आर्थिक स्थिति आपके यहाँ की हो सकता है ठीक नहीं हो, तो आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ बनाया जाए, कैसे आपको उद्योग डालने में सहयोग हम देंगे, इसके बारे में भी हम आपका पूरा सहयोग करेंगे। और इस तरह की बहुत सी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नेशनल अवेयरनेस कैंपेन, जो हमारी ऐसी बहनों के लिए जो स्वयं के लिए, परिवार के लिए, समाज और देश के लिए अपना उद्योग स्थापित करना चाहती है और अपने साथ कुछ बेरोजगार महिलाओं को भी रोजगार देना चाहती है, इसके लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डेवलपमेंट एनजीओ भवन के डायरेक्टर एवं कोर पिलर्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर ओम प्रकाश जी दवे साहब व उनकी पूरी टीम द्वारा यह बीड़ा उठाया गया कि अधिक से अधिक महिलाओं जो अपनी योग्यता का उपयोग नहीं कर पा रही है, उन्हें उचित अवसर एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध करा सकें, तथा एनजीओ भवन
या एनजीओ के माध्यम से आप अपने उद्देश्य को कैसे पूरा करेंगी, इसके बारे में हम आपको पूरा पूरा सहयोग करने के लिए कृत संकल्प हैं। तो आपको सबसे पहले यह निर्णय करना पड़ेगा कि आप कुछ कर सकते हैं या किसी पर निर्भर रहना चाहते हैं। मैं ऐसा मानता हूं कि अभी तक आपको अपने लोगों से, घर के लोगों से कुछ न कुछ अपेक्षाएं रही होगी, कुछ मदद की इच्छा रही होगी, और ऐसा न होने पर आप अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही होंगी। मैं आपको ऐसी ही दो सफल महिलाएं जिनका हमारे से वास्ता पड़ा या हमारे द्वारा उनका जो काम किया गया वो बहुत संक्षिप्त में आपके सामने में रखना चाहता हूं। एक बार हम एक गवर्नमेंट टूर से लौट रहे थे, तो एक गांव से हम निकले, वहां दो महिलाएं अपने टूटे फूटे घर के बाहर झाड़ू बना रही थी। हमने उनसे रोक के उनसे जब बातें की और बताया कि हमारे पास स्कीम है और हम आपकी मदद करना चाहते हैं ताकि आप इससे आगे बढ़ सकें, तो सबसे पहले तो उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हमें कोई भी सरकारी आवश्यक मदद की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो शहर नहीं आना चाहती थी। शहर के उन्होंने ऑफिस कभी नहीं देखे थे, न किसी बड़े अधिकारी से कभी वो मिली थी। लेकिन जब हमने उनको मदद का भरोसा दिया और उसके बाद ये कहा कि आपको कहीं भी जाने आने की जरूरत नहीं है, तब वो हमारे भरोसे पे उन्होंने हाँ भरी। 2 दिन बाद हमने हमारे इंस्पेक्टर को भेज के और उनसे फॉर्म वगैरह जो भी है वो सब उनसे साइन कराए, उनके डॉक्यूमेंट लिए, और लेने के बाद उनको मात्र 13,000 रुपए की हमने एक मशीन दी पहले। वो 13,000 रुपए की मशीन से पहले जो वो दिन में हाथ से झाड़ू बनाती थी, वो खाली 15-20 झाड़ू पूरे दिन में बना पाती थी। लेकिन जब हमने उनको ये मशीन दी, तब आज की स्थिति में ये हालत है कि वो एक सप्ताह में 1 ट्रक झाड़ू बना के और सप्लाई करती है। जब ये चीज हमने हमारे कमिश्नर को बताई, एक बार वो भी आए और उनने जब मुलाकात की, तो उस समय हमारे विभाग से हर साल दुबई में फेस्टिवल होता था, दुबई फेस्टिवल में पार्टिसिपेट के लिए हम भेजते थे। उन्होंने उस महिला को कहा कि हम आपको दुबई भेजना चाहते हैं। उस महिला को बड़ी मुश्किल से हमने तैयार किए, उसके पासपोर्ट वगैरह सारी अरेंजमेंट करके हमने जब दुबई भेजा, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 7 दिन के फेयर में उनको 2 बार हिंदुस्तान से झाड़ुएं मंगाना पड़ी और वो सब बिक गई। और इतना अप्रिशिएट लोगों ने किया उसको, क्योंकि उसने धीरे धीरे, जब उसको हमने ट्रेनिंग भी दी थी, तो झाड़ू के ऊपर जो पकड़ने का हैंडल होता है, उसने 80 तरह की डिजाइन के हैंडल बनाना भी सीख लिए थे और तरह तरह की उसने झाड़ू बना के और वहां पर बेची थी। तो और आज की ये स्थिति है कि वो बहुत मजे में है। उसने कम से कम अपने आसपास के और रहने वालों को 28 मशीनें वहां पे स्थापित की है और वो ये काम आराम से कर रही है। दूसरा एक और मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि एक बहन जो पढ़ी लिखी थी, वो अपने मात्र 2 वर्ष में वो विडो हो गई। तो कुछ समय तक तो वो बहुत परेशान रही, क्योंकि ससुराल वाले और उनके घर के लोगों ने भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करना बंद कर दिया था, उनको उपेक्षित कर दिया था। वो पढ़ी लिखी थी, वो किसी के माध्यम से हमारे तक आई और वो चाहती थी कि उसको अनुभव कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने हमसे कहा कि हमने बताया क्या क्या आप कर सकते हो। तो उन्होंने कहा कि मैं लॉन्ड्री का काम कर सकती हूँ, और हमने उनको एक लॉन्ड्री की मशीन फाइनेंस की और गवर्नमेंट की सब्सिडी वगैरह सब उपलब्ध कराई। और धीरे धीरे उन्होंने आसपास की इंडस्ट्री, जो केमिकल इंडस्ट्री है जहाँ पे लॉन्ड्री का ज्यादा काम लगता है, हॉस्पिटल्स को, होटल्स को, सबको उन्होंने अप्रोच किया। और उसके बाद आज की तारीख में उसके पास लोडिंग गाड़ियां हैं और
अभी कुछ समय पहले जब हम उनसे मिलने गए तो 10-12 मिनट हमें इंतजार करना पड़ा, वो इतनी व्यस्त थी। और उसके बाद फिर वो जब आई तब वो बोले सर आज मतलब अब ये स्थिति हो गई कि कभी कभी मैं मेरे ऑफिस में ही सो जाती हूँ, घर भी नहीं जाती। तो कहने का मतलब है कि ये इतना ये इसलिए संभव हो पाया कि उनको एक भरोसा था हमारे पे। और इसके कारण और इस तरह की कई महिलाएं, जैसा कि आदरणीय डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने कई महिलाओं को साथ में प्रोजेक्ट दे के काम किया है, उनको ट्रेनिंग दी है और उनको इस तरह से निरंतर रोजगार पे लगाया है जो आज चल भी रही है। और इनका भरोसा कैसा होना चाहिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जैसे किसी लड़की को कोई लड़के वाले देखने आते हैं और वो जब उनको हाँ भर देते हैं कि हाँ हमें पसंद है, ये रिश्ता तय हो गया, बस उसी क्षण से उस लड़की के मन में अपने जो ससुराल पक्ष के लोग हैं उनके प्रति पूरी भरोसा हो जाता है, पूरा सब कुछ हो जाता है। तो वो पियर वालों से ज्यादा भरोसा अपने ससुराल वालों पे करने लगती है। तो ये सा भरोसा अगर आप लोगों में हो, ऐसा जज्बा अगर आप लोगों में हो, तो हम भी आपके लिए स्वागत के लिए, आपके सहयोग के लिए बैठे हैं। अब मैं थोड़ा सा योजनाओं पे आना चाह रहा हूं कि भारत सरकार और राज्य सरकार आज आर्थिक मंदी के इस दौर में एमएसएमई, कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग, उसके बाद में खादी बोर्ड, अंत व्यवसायी निगम, नगर निगम, ट्राइबल डिपार्टमेंट, महिला बाल विकास, ऐसे एनआरएलएम में से बहुत सारे विभाग हैं हमारे जो अलग अलग स्कीमों में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दृष्टि से आर्थिक सुविधा, आर्थिक सहयोग देते हैं। उसमें सब्सिडी भी रहती है और वो अपना उद्योग जहां वो रहती है, जिस क्षेत्र में, गांव में, शहर में, वहीं पे उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है और वहीं पे अपना छोटा उद्योग, बड़ा उद्योग डाल के वो चालू कर सकती हैं। अब आजकल आवेदन भी, पहले ये था कि आपको गवर्नमेंट के ऑफिस जाना पड़ता था, लेकिन आजकल जो एमपी ऑनलाइन के नाम से कियोस्क हर जगह गवर्नमेंट ने स्थापित कर दी हैं। आप खाली वहां जाएं, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना जानकारी उसमें ऑनलाइन सबमिट कराएं, किस विभाग से किस योजना में आपको कितना पैसा चाहिए वो आप आवेदन कर दें, वो ऑनलाइन डिपार्टमेंट में आ जाता है। डिपार्टमेंट अपने स्क्रूटनी करके और उसको रिकमेंडेशन करके और वो टास्क फोर्स कमेटी के माध्यम से सैंक्शन करके और उसको संबंधित बैंक में भेज देते हैं और उसको खबर दे दी जाती है हितग्राही को कि आप संबंधित बैंक में जाएं और अपनी राशि वहां से फॉर्मेलिटी करके रिलीज करा दें। तो ये इतना आसान आजकल तरीका हो गया है कि किसी को भी अलग बार बार ऑफिसों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में मैं बताता हूं आपको कि पीएमईजीपी में जो इसमें 25 से 35% तक सब्सिडी रहती है और इसमें 25 लाख रुपए तक के उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार मदद देती है। इसी प्रकार जो सेवा उद्योग है, जो सेवा से संबंधित जितने भी उद्योग हैं उसमें 10 लाख रुपए तक महिलाओं को हम उपलब्ध कराते हैं और इसमें बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं है। आप 5वीं भी पास हैं तो भी हम आपको मदद करने को तैयार हैं, क्योंकि उसके बाद में अपने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हो या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना हो, इसमें 10,000 रुपए से लेके 2 करोड़ रुपए तक की आर्थिक सहायता हम उपलब्ध कराते हैं और उसमें 15%, 25%, 30% तक की सब्सिडी अलग अलग कैटेगरीज में दे रखी है। इसी प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट की एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर योजना है और उस योजना में भी आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा सकते हैं। और उसके अलावा आजकल
कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्कीम में आपको जिला पंचायत, जनपद पंचायतों में जगह दी जाएगी बैठने की, और वहीं से बैठ के आप लोगों के आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब बना सकते हैं। और इसके बनाने का एक शुल्क उन्होंने तय कर रखा है, 20 रुपए, 30 रुपए, 25 रुपए। वो शुल्क आप स्वयं लेंगे, गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। तो जितना आप काम करेंगे तो जितना पैसा आएगा वो आप अपने पास, आपकी इनकम होगी। तो इस तरह से भी आप इसमें काफी ये कर सकते हैं। इसके बाद में फिर आप अगर समूह में काम करना चाहती हैं तो आप एनजीओ का गठन करें, आप स्व सहायता समूह का गठन करें। इसके लिए आपको ऑल इंडिया लेवल की हमारी दवे साहब संस्थापक हैं उसके, तो उसमें आप एनजीओ भवन से कांटेक्ट अगर करेंगे तो मेरा ख्याल है कि आपको काफी मदद मिलेगी। एनजीओ कैसे बनाया जाता है, क्या पर्पज रहता है, क्या उसके प्रोसेस रहते हैं, कैसे फंडिंग होती है, वो पूरी डिटेल, पूरा एक आधुनिक अस्पताल अपन कह सकते हैं कि वहां जाने के बाद पेशेंट ठीक होके ही बाहर आता है। तो इतनी अच्छी सुविधाएं आपको एनजीओ भवन से मिल सकती है। अब मैं आपको थोड़ा सा ये बताना चाहता हूं कि कौन कौन से उद्योग आज की तारीख में सफल हो रहे हैं या जिनकी डिमांड है बाजार में, जिसको मार्केटिंग करने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। तो इसमें पहले तो मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जो जैसे सैनिटरी नैपकिन आज की तारीख में सरकार, भारत सरकार और राज्य सरकार, ये दोनों सरकारें भी इसकी उत्सुक हैं। उन्होंने कई रेलवे स्टेशन पे, कई बस स्टैंड पे इसके एटीएम भी लगा रखे हैं कि आप 5 रुपए का सिक्का डालो, 10 रुपए का डालो और आपको एक पेट बाहर आ जाएगा। तो ये आज की तारीख में अब गवर्नमेंट भी इसको बढ़ावा दे रही है। इसका आप जितने भी 10वीं के बाद छात्राओं के स्कूल हैं, कॉलेज हैं और ऐसे सार्वजनिक स्थान है, फैक्ट्रियां हैं बड़ी बड़ी जहाँ पे महिलाएं लेबर या ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, उस जगह पे इसकी बहुत डिमांड है और ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि केवल इंदौर में शासकीय जितने भी अस्पताल हैं उनमें 8 लाख सैनिटरी नैपकिन हर महीने लगते हैं और वो टेंडर द्वारा इसको खरीदते भी हैं। अगर और इसमें अभी भी बहुत डिमांड है, सप्लायरों की कमी हो जाती है कई बार, तो उनको प्राइवेट से खरीदना पड़ता है। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन, अगर आप लोग इसको पसंद करना चाहें, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की इसमें जरूरत नहीं रहती है, छोटी सी मशीन होती है और आसानी से इसको आप ऑपरेट कर सकती हैं। इसके साथ साथ आप 4 लोगों को और भी रोजगार भी दे सकती हैं। इसी तरह से इसी से रिलेटेड एक हगीज जो बच्चों में ज्यादा लगते हैं, लगते ही हैं, उनको भी आप ये हगीज प्रोडक्शन का काम इसके साथ साथ आप चालू कर सकते हैं। इसके अलावा आज जो सिलाई कढ़ाई का काम जानती है, नहीं तो थोड़ी सी ट्रेनिंग लेके आजकल डिजाइनर ब्लाउज और डिजाइनर सलवार सूट, इसकी बहुत डिमांड है। और डिजाइनर ब्लाउज तो ये है कि 1200 से 1500 रुपए का एक सिलाई का चार्ज लेते हैं आजकल, और उसमें भी वो 8 दिन 15 दिन बाद का समय देती हैं, उनके पास टाइम नहीं। तो इसकी बहुत पर होना चाहिए क्वालिटी वर्क, उसके लिए बाकायदा अगर आप चाहेंगे तो आपको ट्रेनिंग भी मिलेगी और इसके लिए जो भी फाइनेंस लगेगा उसके लिए आपको बिल्कुल मार्गदर्शन यहाँ पर कर दिया जाएगा। और इसके अलावा हैंडलूम का जो ट्रेडिशनल चला आ रहा है, चंदेरी साड़ी, महेश्वरी साड़ी, इससे हटके आजकल हैंडलूम में बेम्बू साड़ी, सोयाबीन साड़ी, इनके फाइबर से जो साड़ियां बनती है, ड्रेस मटेरियल बनते हैं, इसकी बहुत डिमांड है और इसकी सप्लाई कम हो रही है। तो इस लाइन में भी जिसको जाना हो जो तो वो इसका विकल्प का चयन कर सकता है। इसके बाद में ब्यूटी पार्लर, आजकल घर घर में लोगों को आवश्यकता पड़ती है, तो अभी भी ब्यूटी पार्लर अच्छे वाले और स्पा सेंटर, इनकी बहुत डिमांड है और इसको आप भी चूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो
हाईवे पे रहते हैं, जिनके गांव पड़ते हैं, या जो थोड़ा सा अच्छा उद्योग भी और करना चाहते हैं, उनके लिए ढाबा या छोटा रेस्टोरेंट, ये बहुत अच्छी स्कीम है। और इसमें आराम से आप 24 घंटे भी चला सकते हैं ढाबे को, अच्छा चलता है। और अच्छी क्वालिटी का होगा तो शहर से लोग 15-20 किलोमीटर दूर से दूर जाके भी खाना खाने को तैयार रहते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद आजकल ऑनलाइन बिजनेस, अभी हमने लॉकडाउन के पीरियड में देखा, आप किसी भी तरह का बिजनेस अगर ऑनलाइन करना चाहती हैं, थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको मिल जाए तो आप ऑनलाइन बिजनेस किसी भी तरह का, भले ही वो सब्जी हो, फल फ्रूट हो, नमकीन हो, कोई भी हो, तो आप उसको ऑनलाइन में कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्यूटर वर्क, ये कंप्यूटर, आजकल कंप्यूटर की बहुत डिमांड हो गई है। कंप्यूटर की ट्रेनिंग आपको 3 महीने 6 महीने की अगर दे दी जाती है और आप इंटरेस्टेड हैं, थोड़े से पढ़े लिखे हैं, तो कंप्यूटर की ट्रेनिंग आप लेके और अपने घर से ही कंप्यूटर वर्क का काम कर सकते हैं। इसकी भी आजकल बहुत डिमांड है। लॉन्ड्री का मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा पैकेजिंग का, आजकल हर चीज पैकेजिंग में मिलती है और लोग लेना पसंद करते हैं, भले ही वो अनाज हो, भले ही वो मसाला हो, भले ही वो नमकीन हो, रेडीमेड हो, कुछ भी हो, आजकल सारी चीजें पैकेजिंग में चलती है। तो ये चीज भी बहुत अच्छी है, आपको कुछ नहीं करना है, कम लागत में और अच्छा हो जाता है। और इसके अलावा टूरिज्म डिपार्टमेंट ने आजकल नई स्कीम निकाली है कि अगर शहर से 15-20-25 किलोमीटर 50 किलोमीटर दूर अगर कोई आपके पास जमीन है जहां आप 2 कमरे 4 कमरे बना सकते हैं होटल तरीके, तो आप को टूरिज्म डिपार्टमेंट अपने यहाँ रजिस्टर्ड कर लेता है और उन होटल को वो अपने इंटरनेशनल वेबसाइट में जोड़ के वो सीधे ग्राहक आपके वहां आने लगेंगे। और इस तरह से भी आप घर बैठे अपना टूरिज्म का काम चालू कर सकते हैं। और इसके बाद में बेम्बू वर्क, हमने डॉक्टर साहब के साथ भी बहुत बेम्बू वर्क किया है और इसमें बहुत सारी आइटम बनती है, एक्सपोर्ट भी इसमें काफी हो रहा है, डिमांड भी बहुत है, तो आज आप इसको कर सकते हैं। तो ये तो कुछ स्कीम ऐसी थी जो बहुत ज्यादा अच्छी अभी हाल डिमांड में है। और इसके बाद में फिर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे, हमारे पास कम से कम 400 उद्योगों की लिस्ट है जो आप जिसमें से अपना चयन करके कर सकते हैं। उसमें खनिज से रिलेटेड है, आपके वन आधारित जितने भी प्रोडक्शन है, कृषि आधारित है, इंजीनियरिंग के हैं, उसके बाद में वस्त्र उद्योग है, और उसके ऐसे सेवा उद्योग हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिए मैं ज्यादा पूरा डिटेल में बताने में असमर्थ हूँ। अंत में मैं आज के योग दिवस पे, आज के फादर्स डे पे एवं वर्ष का सबसे लंबा दिन आज है, इस अवसर पर मैं आशा रखता हूं कि आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें एवं लक्ष्य प्राप्ति में कोई भी प्रकार का ग्रहण न लगे। इसी भावना के साथ मैं अपनी बात को यहाँ विराम देता हूँ। नमस्कार, जय जय। धन्यवाद पाटिल जी। कुछ सवाल आए हैं पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, मैं उसके उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। कि एक तो आया है कि सरकार से सब्सिडी कैसे मिलेगी। देखिए, इसमें ऐसा है कि जिस डिपार्टमेंट की स्कीम के तहत, जिस योजना के अंतर्गत आप अपनी एप्लीकेशन बैंक में सबमिट करती है, उसी योजना से आपको सब्सिडी मिलेगी। और प्रायः इस तरह की जो एप्लीकेशन जब आपकी लोन के लिए जाएगी तो वो उसी डिपार्टमेंट के माध्यम से बैंक को प्रेषित होगी। तो आपकी सब्सिडी की जो अमाउंट राशि है वो भी टोटल लोन के अंदर से माइनस करके बैंकों को भेजी जाती है। यानी बैंक को यह बता दिया जाता है कि पार्टिसिपेंट्स को इस तरह की पात्रता है। तो इसमें आपको घबराने की बात नहीं है। सब्सिडी सरकार की होती है और सरकार हमेशा देने के लिए तैयार रहती है, उसमें किसी प्रकार का दिक्कत आपको आएगी नहीं। और दूसरा एक प्रश्न है कि उद्योग धंधा खोलने के लिए हमें ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी। तो जैसा अभी मैंने आपको बताया था कि उद्योग धंधा खोलने के लिए ट्रेनिंग की कोई कमी नहीं है हमारे देश में, तो सरकार इसको टॉप प्रायोरिटी पे कर रही है।
क्योंकि सरकार का भी विश्वास है कि जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी तब तक हम लोग अपना काम धंधा अच्छी तरह से नहीं कर सकते। तो ट्रेनिंग तो अब गांव-गांव तक पहुंच चुकी है। स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग गांव-गांव तक विद्यमान है, जो अलग-अलग एजेंसीज के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, गवर्नमेंट एजेंसीज के माध्यम से, जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से, भारत सरकार के जो कार्यालय इंडस्ट्री से संबंधित है उनके माध्यम से, बैंकों के माध्यम से आपके क्षेत्र में ही ट्रेनिंग अवेलेबल है। किसी प्रकार की यदि कोई दिक्कत हो तो इसके लिए वेबसाइट के ऊपर भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एक बहन ने पूछा है कि हमें कर्जा कितना मिलेगा। देखिए, कर्जे की साइज सामान्य रूप से इस बात पर निर्भर करती है कि आप कौन सा प्रोजेक्ट लगाने वाले हैं। कर्जे की साइज के ऊपर मत जाइए, आपको प्रोजेक्ट की साइज देखना पड़ेगी कि किस तरह का प्रोजेक्ट आप लगाना चाह रहे हैं और उसमें आपको कितने अमाउंट की आवश्यकता है। तो सामान्य रूप से जब हम कोई योजना तैयार करते हैं तो उसके लिए एक प्रोजेक्ट प्रोफाइल की आवश्यकता पड़ती है या प्रोजेक्ट रिपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो उसमें तमाम चीजें क्या ये लिखी रहती है कि हम कौन सी मशीनरी इक्विपमेंट्स लाएंगे, क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा उसके अंदर, क्या क्या हमारे रेकरिंग खर्चे होंगे, इस प्रकार हमें बिल्डिंग की आवश्यकता पड़ेगी, यदि बिल्डिंग का किराया है तो उसका प्रावधान भी रहता है, लोगों की सैलरी की आवश्यकता है तो सैलरी का भी प्रावधान रहता है, बिजली का पानी का भी प्रावधान उसके अंदर रहता है। तो इसके एक प्रारूप बना हुआ है, इसका एक सिस्टम बना हुआ है जिसके अनुसार जब हम प्रोजेक्ट प्रोफाइल या प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो उसके अंदर टोटल कास्ट ऑफ द प्रोजेक्ट आ जाता है कि हमें इतने धन की आवश्यकता पड़ेगी इस उद्योग धंधा को स्थापित करने के लिए। और जब वो आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के थ्रू रिकमेंड होकर जब बैंक में जाती है तो बैंक के मैनेजर भी आपको इनवाइट करते हैं, आपसे टेबल पर बैठकर चर्चा करते हैं कि बताइए आपको इस प्रकार की इतने धन की क्यों आवश्यकता है, आपके पास में इतनी कैपेबिलिटीज होना चाहिए कि आपका थोड़ा सा इतना ज्ञान होना चाहिए कि आप बैंक के मैनेजर को भी एक्सप्लेन कर सकें। देखिए, एक बात हमेशा हमें ये सोच के चलना पड़ेगा कि बैंकों का धन मुफ्त का धन नहीं है और बैंक हमसे जान पहचान नहीं होने के बावजूद भी हमको लाखों रुपए का कर्जा दे देते हैं। आप अपने किसी भी रिश्तेदार के पास चली जाइए, चाचा के पास चली जाइए, मामा के पास चली जाइए, किसी के पास भी चली जाइए और उनसे बोलिए कि हमको 25,000 चाहिए, 50,000 रुपए चाहिए इस बिजनेस को करने के लिए, आपको कोई देने वाला नहीं है। पर बैंक का मैनेजर देता है आपको पैसा। क्यों देता है? कि सरकार की ऐसी नीतियां हैं कि जो लोग एंटरप्राइज स्थापित करना चाहते हैं उनको पूरी मदद की जाए। तो हमें उतना ही धन लेने की आवश्यकता है, उतना ही कर्जा लेने की आवश्यकता है जितनी की हमें जरूरत है। ओके, एक प्रश्न और आया है कि जब भी कोई महिलाएं कुछ अपना बिजनेस करने के बारे में सोचती है तो समाज और परिवार उसका अक्सर साथ नहीं देते और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये आती है कि वो व्यवसाय के लिए पैसा कहां से लाए। बड़ा सामयिक प्रश्न है, मैं आपसे सहमत हूं। आज भी हमारा समाज कहीं कहीं बड़ा पारंपरिक दृष्टिकोण से सोचता है, पर अब समय बदल रहा है, परिवेश बदल रहा है, चेंज आते जा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी मैंने बोला है, आपको पहले भी बताया कि कुछ चैलेंजेस तो आपको समाज में रहकर स्वीकार करने पड़ेंगे, कुछ थोड़ा सा नया करने के लिए थोड़ा सा आपको आगे आना पड़ेगी, चुनौती तो स्वीकार करना पड़ेगी आपको। और जहां तक रिसोर्सेस के सवाल है, धन की आवश्यकता है या दूसरी वस्तुओं की आवश्यकता है जो कि उद्योग धंधों के लिए आवश्यक है, उसके लिए कोई कमी नहीं है। सरकार उसके लिए बैठी हुई है आपके मदद करने के लिए। बस केवल थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा और कोशिश इस बात की करना चाहिए कि अपने परिवार के लोगों को भी समझाएं कि आप जो कुछ भी कर रही हैं परिवार के खातिर कर रही हैं, परिवार की आमदनी के लिए बढ़ाने के लिए कर रही है। तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई आपको इस काम में रोकने वाला है। और एक अंत में एक सवाल और आया है कि क्या हमारा सामान बेचने के लिए कोई मदद करेगा। नए जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, नए उद्योग धंधे जो करने वाली महिलाएं हैं, जो नए नए तरह के प्रोडक्ट बनाने की बात करती है, उनकी मार्केटिंग का बड़ा क्रूशियल है, बड़ी दिक्कत आ सकती है। इसीलिए मैंने आपको पहले ये कहा था, अनुरोध किया था कि हम ऐसा प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई करें, ऐसा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें जिसकी मार्केटिंग में ज़्यादा दिक्कत और परेशानी नहीं हो,
जैसा अभी आदरणीय पाटिल जी ने बताया कि हम सैनिटरी नैपकिन्स और बच्चों के जो ये काम में आने वाले जो वस्तुएं हैं, ऐसा यदि इस तरह के प्रोडक्ट्स तैयार करें इसको आसपास आसानी से बेच सके, सरकार भी खरीदने में आपकी मदद करेगी और आम जन में, क्योंकि कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, लोगों के अंदर बिकेंगे भी सही। तो कहने का आशय यह है कि हमें अपनी मार्केटिंग के लिए प्योरली सरकार के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए। हमें प्रोडक्ट को बेचने में हमारी स्किल होना चाहिए, हमारे स्पष्ट विचारधारा होना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट हम बनाया है इसको कौन से मार्केट में बेचेंगे, कहाँ बेचेंगे, किस रेट में बेचेंगे, उसमें हमें कितना फायदा होगा। तो ये कुछ सवाल थे जिसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हमारे पास समय बहुत कम है, हम लोग थोड़ा सा महिलाओं के लिए किस प्रकार के रोजगार उपलब्ध हैं समाज में, देश में। पढ़ी लिखी महिलाएं जरूर नहीं कि केवल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का काम करें, वो एम्प्लॉयमेंट का भी काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट का कहीं ना कहीं नौकरी करना चाहती है, उसके लिए भी बहुत सारे अवसर है हमारे देश के अंदर। हमारी साथी आदरणीय तनुजा जी यहाँ पर उपस्थित है, उन्होंने इस बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त कर रखी है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे कृपया हमारी महिलाओं को ये बताने की कृपा करें कि पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए कौन कौन से रोजगार के साधन उपलब्ध है। तनुजा जी। नमस्कार सभी को। और दवे जी, श्री पटनी जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सारे कि किस तरह से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से वो अलग अलग व्यवसाय कर सकते हैं अपना स्वरोजगार के लिए। आपने जो काफी सारे जो अवसर हैं उसके बारे में जो बात की। अभी समय क्योंकि कम है तो मैं एक बताना चाहती हूँ इस के माध्यम से कि ये एक पहला कार्यक्रम है कोर पिलर्स फाउंडेशन का, जिसमें कि हम लोग चाहते हैं कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए इस तरह के प्रोग्राम्स और किए जाएं जिसमें कि लोगों को सभी महिलाओं को जानकारी दी जाए इसके बारे में। तो अगर आज के टाइम में लेके चलें तो पहले एक समय था जबकि काफी सारी महिलाओं की इच्छा होती थी कि वो बाहर जाके काम करना चाहती हैं, लेकिन काफी सारी कंपनीज थी वो चाहते हुए भी अगर वो ऑप्शन दे कि वो अगर बाहर काम करना चाहती है, वो उनके पास घर की कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से वो बाहर नहीं जा पाती थी। अब ये जो कोविड पेंडेमिक हुआ है इसके तहत ये हो गया है कि अब घर से काम करना बहुत मतलब एक नॉर्म बन गया, एक बहुत नॉर्मल सी चीज हो गई है कि हाँ घर पे बैठ के आप, क्योंकि आप बाहर जा नहीं सकते हैं तो घर पे बैठ के काम कर सकते हैं। तो इस तरह से काफी सारी कंपनीज हैं जो कि आगे बढ़ के आ रही हैं। अभी मेरी कुछ 3-4 दिन पहले मेरी एक ट्रेवल टिकटिंग एक कंपनी में HR मैनेजर हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी। वो करीब उनके पास 5,000 एम्प्लॉयज हैं जो कि काम करते हैं, लेकिन अब काफी सारे लोग जो बाहर जाके ट्रेवलिंग एंड टिकटिंग बुक कराते थे वो सब ऑनलाइन कराना चाहते हैं। तो काफी सारी कंपनीज हैं जिनके पास, चाहे वो डेटा एंट्री की काम बात करें या काफी सारे ऑनलाइन फॉर्म्स भरने की बात करें, ट्रैवलिंग टिकटिंग की बात करें, एविएशन सेक्टर में बात करें, हॉस्पिटैलिटी में बात करें। तो इसके ऊपर मैं यही कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं आप जैसे कि डॉक्टर दवे जी ने और पत्नी जी ने जानकारी दी, जो अपना रोजगार खुद करना चाहती हैं, तो उसके बारे में काफी महत्वपूर्ण क्या किस तरह की स्कीम्स हैं उसके बारे में इन्होंने बताया आपको। और अगर आप कोर पिलर्स फाउंडेशन से जुड़ के हम जो अगले और काफी सारे जो सीरीज जो प्रोग्राम्स करना चाहते हैं उसमें मुख्य रूप से अगर आप रोजगार के अवसर ढूंढ रही हैं, अगर आप रोजगार करना चाहती हैं, किसी कंपनी में काम करना चाहती हैं, तो आपकी शिक्षा के आधार पे तो आप एक फॉर्म भर के आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। आपके शिक्षा के आधार पे हम अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को लाके आपके समक्ष काफी सारे किस तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, किस तरह के अवसर हैं, किस तरह की जिसमें कि आपको बाहर जाके काम करने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के काम कर सकती हैं। तो ये मैं ये कहूँगी कि पहली एक शुरुआत है आज के दिन जिसमें कि हम जागरूकता अभियान एक कर रहे हैं। क्योंकि आप बात करते हैं हम अपने देश के आत्मनिर्भर होने की, अगर देश तभी आत्मनिर्भर होगा जब अगर हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग है, महिलाओं का एक बहुत बड़ा वर्ग है, अगर वो आगे आके अगर वो
उसमें योगदान नहीं देगा, घर के काम के अलावा अगर वो जो है इकोनॉमिकली अगर उसमें योगदान नहीं देगा, तो आत्मनिर्भरता का मतलब ये है कि आप अपने आप को, आपकी जो भी क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी जो, उसके बेसिस पे आप किस किस तरह के नए नए काम कर सकते हैं, जिसमें कि आपको घर बैठे कंपनियां जो हैं ट्रेनिंग देती हैं, ट्रेनिंग देने के बाद आप घर पे बैठ के उन कार्यों से जुड़ सकती हैं। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, जो भी जिन्होंने भी आज इस प्रोग्राम में, पहले प्रोग्राम में ज्वाइन किया है, कि आप अपना एक फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं, उस क्वालिफिकेशंस के बेसिस पे हम अलग अलग क्षेत्र से जो सेक्टर स्किल काउंसिल्स हैं और जो कंपनीज हैं, उनके उनमें से लोगों को लेके आएंगे, आगे एक्सपर्ट्स को लेके आएंगे, ताकि वो आपको बता सकें कि किस तरह की नई नई अपॉर्चुनिटीज हैं जिसमें कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपका टेक्निकल डोमेन है, टेक्निकल लाइन में जाना चाहते हैं, या आप टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, जैसे टेक्सटाइल में आज के टाइम पे काफ़ी सारे रिकॉर्ड कीपिंग, डेटा एंट्री का काम है। इसी तरह से एविएशन सेक्टर में टिकटिंग है, हेल्प डेस्क है, या पैसेंजर काफ़ी सारी सर्विसेज हैं, उस तरह का जो काम है। टेक मीडिया के अंदर इनफैक्ट जिन लोगों को अगर लैंग्वेज में बहुत अच्छा उनका स्किल्स है, तो घर बैठ के वो प्रूफ रीडिंग है, या ट्रांसलेशन है, या एडिटिंग है, या आर्टिकल राइटिंग है, इस तरह के काम कर सकते हैं। जिनको शिक्षा में अगर जिनका की बहुत रुचि है, तो वो पढ़ाने के लिए आगे आ सकते हैं, घर पे बैठ के ऑनलाइन सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ा सकती हैं। तो काफ़ी सारी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि ऑनलाइन ट्रेनिंग देने के लिए, अलग अलग विषयों पे ट्रेनिंग देने के लिए वो आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह से कैंडिडेट्स। तो आज जो है समय की कमी के कारण बहुत सारी चीज़ों पे, जिन पे हम प्रकाश डालना चाहते हैं, सारी चीज़ें नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम मेरा आपसे सबसे ये अनुरोध है कि आप फॉर्म भरें, और उसके बाद आपकी जो शिक्षा का आप क्या करना चाहते हैं। पहली बात, आज इसका एक और उद्देश्य भी ये है कि आप अपना रोजगार चलाना चाहते हैं, अपना खुद स्वरोजगार चलाना चाहते हैं, या आप जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। उसके बेसिस पे हम लोग, ये पहली श्रृंखला है इस प्रोग्राम की, और अगली श्रृंखलाओं जो अगले और जो नए प्रोग्राम्स होंगे, नेक्स्ट प्रोग्राम्स होंगे इस तरह के, उसमें अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या इस तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में, या ट्रेनिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। और अब मैं सना जो है हमारी, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आगे, अगर आपका हम इसको, इससे पहले कि आज के इस कार्यक्रम को पूरा कंक्लूड करें, अगर आप कुछ कहना चाहेंगे तो। सबसे पहले तो मैं सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने बढ़ चढ़कर हमारे इस वेबिनार में हिस्सा लिया। आपके सभी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए, और आपके सभी सवालों का धीरे धीरे हमने जवाब देने का प्रयत्न किया है। और आगे जो, जैसे तनुजा जी ने बताया कि आगे जो हमारी इस वेबिनार की श्रृंखला है, उसमें हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए सवालों के जवाब देने का प्रयत्न भी करेंगे। आप सभी से ये मेरा निवेदन है कि आप सभी जुड़े रहिए, क्योंकि आगे जो हमने अपनी प्लानिंग में जो वेबिनार और जो कार्यक्रम रखे हुए हैं, वो सभी बहुत सारे क्षेत्रों से जुड़े स्वरोजगार और आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज से रिलेटेड सारी चीज़ों में जानकारी दी जाएगी। आप सभी, मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आपकी संस्था या आप जिस संस्था से जुड़े हैं या हम उनके जरिए आप तक पहुँचेंगे, जबकि आप हर एक व्यक्ति को हम मदद करने की कोशिश करेंगे, और हर एक व्यक्ति के जितने सवाल होंगे, जितनी आप सभी की जो भी क्वेरीज आएंगी हमें, हम सभी को हमारे जितना हम सब उसको आपको आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, हम सब वो करेंगे। तो इसलिए आप सभी हमसे जुड़े रहिए, और हम आशा करते हैं कि अगले प्रोग्राम में आप सभी से फिर से मुलाकात होगी।